Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास +2। हमने अभी तक सीरीज़ वाइज इसमें चैप्टर 3 कर लिए हैं, 1 to 3 कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमने इसका 8th 9th चैप्टर भी क्लास +2 का कर लिया हुआ है और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हुए हैं। अगर मैं टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करूँ तो उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आज 4th कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में हमने 8th 9th चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का जो चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने पास किए हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नेटलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सब चीज़ें। प्लस इसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, नेचुरल बैरियर मेथड, आपके सर्जिकल मेथड, पिल्स वगैरह, ये सारे इससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो WHO ने एक ऑफिशियली एक अपनी डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, वो क्या है? हेल्थ इज़ अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। इन सब चीज़ों में जो हेल्दी है, वेल बीइंग है, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। नेक्स्ट, India was first country in the world to initiate plan and programs at national level। जो रिप्रोडक्शन हेल्थ और हमारे जो प्लान्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह, वो इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें शुरू की। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। What is the full form of RCH? Reproductive and Child Health Care। Name the program that create awareness among people about various reproduction related aspect। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसे हम RCH दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसके द्वारा लोगों को ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्या चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए किस टाइम पे कंसीव करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल वी आर डूइंग कॉन्ट्रासेप्शन, और कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स हमें कैसे लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए इस प्रोग्राम में अवेयर किया जाता है लोगों को। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ STD दैट इज़ sexually transmitted diseases। एमनियोस्टेसिस बैन इन इंडिया। तो ये बैन है अभी इंडिया में। होता क्या है, वही कि जो भ्रूण होता है, जो फिटस है, उसका सेक्स जो है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, इस चीज़ का पता लगाना, जिस टेक्निक से इसका पता लगाते हैं, वो अब इंडिया में बैन है। ठीक है, तो ये कब बैन हुआ था इंडिया में, देखिए यहाँ पे, तो ये हुआ था 1954 में बैन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एमनियोस्टेसिस। तो एमनियोस्टेसिस जो है, ये टेक्निक तो यूज़फुल चीज़ों के लिए एक डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मदर वूम में फिटस है, यूट्रस के अंदर जो फिटस डेवलप हो रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे लोग इसका क्या दुरुपयोग करने लगे, जिसकी वजह से इसके जो फीमेल चाइल्ड होता था उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था, और फिर ये फाइनली 1994 में बैन करवाना पड़ा, और ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पूरे इंडिया में बैन कर दिया। नेक्स्ट, some examples of genetic disorders are डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर अब आपके आने वाले हैं जेनेटिक्स में, उसमें ये सिंड्रोम्स हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली इज। तो सहेली एक नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, और ये गवर्नमेंट जो है वो फ्री सप्लाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वमेन को प्रोवाइड करती है। ये किसने डेवलप की थी? सहेली जो पिल है ये किसने डेवलप और डिस्कवर की थी? तो CDRI ने ये डिस्कवर की थी। और ये CDRI क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन लखनऊ। 7.2 बिलियन पीपल इन 2011। ठीक है, अब ये क्या है, ये चीज़ क्या है यहाँ पे? ये पॉपुलेशन दे के रखी हुई है कि 7.2 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन थी वर्ल्ड में 2011 में, जो कि NCERT में गिवन डाटा है, मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है। और 1.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है, जो आपका 2012 का सेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में। ठीक है,
नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे मतलब नवजात शिशु जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनका मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट डेथ से रिलेटेड होता है, नेटेलिटी रेट बर्थ से रिलेटेड होता है। MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मदर है उसका जो क्या कह सकते हैं आप, डेथ रेट कह सकते हैं मोर्टेलिटी रेट को। नेटेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी वही कि आपका जो नेटेलिटी रेट जो जन्म दर क्या है, और मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर क्या है, कितने % जो है रेट है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, बर्थ कितना हो रहा है ओवर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। टोटल फर्टिलिटी क्या रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक जो वुमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में कितने जो है बेबी बर्थ करती है, वो उसका टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। नेक्स्ट, ये जनरल डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स मतलब एन आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड फ्रेंडली, ठीक है, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए एंड रिवर्सिबल होने चाहिए विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जितने भी हैं वो कैसे होने चाहिए, वो यूज़फुल होने चाहिए, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली भी होने चाहिए और इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं तो इफेक्टिव भी होने चाहिए और कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। तो हम जो ये पढ़ते हैं मेथड्स, जैसे मैंने पहले यहाँ लिख रखा है कि कौन कौन से नेचुरल ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं, बैरियर मेथड, IUDs होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, इंजेक्शन इम्प्लांट्स होते हैं और सर्जिकल मेथड्स होते हैं, राइट। तो नेचुरल मेथड्स क्या हैं कि वही अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटिस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यू नो दैट, मैंने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डे 1 to 7 होता है वहाँ तक तो आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है, ठीक है। और अगला जो पीरियड होता है 10 days to 17 की बात की है, 10 to 17 क्यों, क्योंकि आपको पता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, डे 14 जो होता है वहाँ पे ओव्यूलेशन होती है। क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। इसलिए अब ये जो ओवा है इसका वाइबिलिटी पीरियड भी अबाउट 72 और 74 आवर्स होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एब्सटेन रहना है, या आप सिंपली कह रहे हो कि एब्सेंट रहना है, नो क्वाइटस होना चाहिए उस टाइम, कितना 10 to 17 डेज, ये बोल रहा है 10 to 17। ऐसा क्यों, क्योंकि 14 डे पे क्या होनी है, ओव्यूलेशन होनी चाहिए। तो बॉडी में स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स का तो फिर कोई हो ही नहीं रहा। नेचुरली हमें अवॉइड करना है, किस टाइम पे हमें इंटरकोर्स अवॉइड करना है, अबाउट 10 to 17 डेज, क्योंकि आपको पता है जो वाइबिलिटी पीरियड है स्पर्म का वो भी क्या रहता है आपका 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो यूजुअली 2 डेज कह देता है डॉक्टर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो 14 डे से पहले भी, 2 दिन पहले भी, 10 से 12 दिन के बीच में अगर स्पर्म की एंट्री हो गई होती है तो 14 डे पे उसको ओवर मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। मान लो अगर 14th डे चला मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस पर स्पर्म की एंट्री हुई तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर 15-16 डे पे होता है तो ओवम तो वहाँ है और वाइबल है। 15th और 16 डे पे भी अगर स्पर्म बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए 10 to 17 कोई भी क्वाइटस नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल मेथड है, नेचुरली इसको अवॉइड कर सकते हैं पार्टनर्स। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन एमेनोरिया। तो ये है कि जब मदर फीड करवाती है बच्चे को, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड होता है उसका, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली एब्सेंट होती है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम यूजुअली रहती है, तो भी वो एक कॉन्ट्रासेप्शन, एज अ कॉन्ट्रासेप्शन हमारे लिए होता है। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब IUDs क्या होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो यूट्रस के अंदर डिवाइसेस जो है वो लगा दिए जाते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन हम कर सकें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर हम उसको लेते हैं। इसमें जो कॉमन आते हैं आपको पेपर में, कॉपर टी वाला बहुत आता है कि कॉपर रिलीजिंग IUD, इसमें कॉपर का यूज़ होता है, कॉपर मेटल का यूज़ होता है डिफरेंट। यहाँ पे जैसे कॉपर टी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हेल्थ सेंटर्स में, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग IUD भी होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज करते हैं,
और LNG-20 आईयूडीज। और क्या आईयूडीज करते क्या हैं, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं ये करते क्या हैं, ये हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस मतलब उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी अगर वो बॉडी में एंटर करेगा। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या है, जिसमें ओरली कुछ पिल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आता है ये, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ये आपको डेली लेनी पड़ती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अच्छा ये क्वेश्चन अभी रिसेंट भी पूछा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ऑप्शन में मैंने देखा ओव्यूलेशन अलग रखा था, फिर इम्प्लांटेशन अलग था, फिर थर्ड कुछ और था और फोर्थ कुछ और। मेरे हिसाब से उसका आंसर ओव्यूलेशन प्लस इम्प्लांटेशन दोनों होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे के रखा है इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, लेकिन आपके जो एचपी बोर्ड ने ओव्यूलेशन को ठीक किया है, ठीक है। तो आपने दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन है, ठीक है। और क्या करता है, एज वेल एज आफ्टर दी it alter the sorry not after it alters the quality of the cervical mucus to prevent the entry of sperm। आपको पता है जब कोइटस पीरियड होता है, इंटरकोर्स पीरियड होता है, तब म्यूकस क्रिएशन होती है वेजाइनल वॉल के थ्रू, ताकि स्पर्म की एंट्री इजीली हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो उस टाइम वो म्यूकस की स्क्रीशन की क्वांटिटी भी डाइल्यूट हो जाती है, अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म जो है डिवॉइड हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल सहेली पिल का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले बताई। सर्जिकल मेथड में ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वासिक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी। वासिक्टोमी जो है वो आपके मेल्स में होती है और ट्यूबिक्टोमी जो है वो सर्जिकल मेथड है जो कि फीमेल्स में होता है। वासिक्टोमी में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस होती है उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, ताकि स्पर्म की एंट्री वहाँ से पास ना हो सके। और ट्यूबिक्टोमी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, ताकि ओवा की वहाँ से एंट्री जो प्रिवेंट की जा सके। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली टर्मिनेट कर दे रहे हैं प्रेगनेंसी को थ्रू सर्जिकल मेथड्स, ठीक है, सर्जरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, ठीक है। फुल फॉर्म एसटीडी वही सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम VD भी बोलते हैं, दैट इज विनरियल डिजीजेज। फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी है। फुल फॉर्म ऑफ ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वही थ्रू आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियली फ्यूजन करवाया जाएगा गेमेट्स का, ठीक है। ET क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है सरोगेट मदर्स, ठीक है, जो सरोगेट मदर्स होती है ना उसमें ये होता है। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, वही कि गेमीट की आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए इसको आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जाता है। ये मेथड सारे ही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 तो क्या नहीं बन पाए, अप्रॉक्सीमेट 46 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। और ये चैप्टर, इस चैप्टर से रेयरली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वैसे कई बार पूछ लेता है। मेन कौन से क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, एक तो पिल्स वगैरह पूछ लेता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से पूछ लेता है, उनके कॉम्बिनेशन जो है यूज़ किया जाता है। साथ में वही कि क्या करता है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने वाला, वो क्वेश्चन हो गया। फिर जनरल से क्वेश्चन की नेटिलिटी रेट, बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कब बैन हुआ था जो ये अबॉर्शन वगैरह, तो ये कब बैन हुआ था, कब इंडिया में कौन सी चीज़ कब लागू हुई, जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब हार्डली इसमें से 10-15 क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, बाकी आपको पढ़ लेने हैं एक बार, ताकि थोड़ा माइंड में रहे कि ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ रखी हैं। कई बार क्वेश्चन अटक जाता है, तो अगर पढ़ रखी हो तो ऑप्शन देख के कई बार वहाँ पे आपको आंसर आ जाता है याद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग अभी अगर जब टैट निकलेगा तो जब आ जाएगी नोटिफिकेशन ऑफिशियली कि हाँ फॉर्म फिल हो जाएंगे, आई मीन उसके बाद एक नई सीरीज़ डायरेक्ट MCQs की रहेगी। उसमें सिर्फ MCQs ही होंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिसेस। तब तक के लिए मैं टॉपिक वाइज ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।